आखिर क्यों प्रदर्शनकारियों को स्वतंत्रता सेनानियों से इतनी नफरत है? अगर स्वतंत्रता सेनानियों के पोते पोतियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तो क्या रजाकाराओं के बच्चों को ये लाभ दिया जाएगा? ये लाइन है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की, जिनके इस बयान से पूरे बांग्लादेश में दंगा फसाद की तेजी बढ़ गई है। लेकिन क्यों? कौन है ये रजाकारा? क्यों रजाकाराओं का नाम सुनकर बांग्लादेशी जनता भड़क उठी? आखिर बांग्लादेश क्यों दंगों की आग में झुलस रहा है? इस त्राहिमाम के पीछे कौन है वजह? स्टूडेंट या फिर सरकार? इस सब की जड़ कहां से शुरू होती है और कहां तक फैली हुई है? महज 10 दिन के अंदर इतना बड़ा सैलाब किसकी सपोर्ट में देखने को मिला? क्या जमात इस्लामिया भी इसमें शामिल है? चलिए पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। 17 जुलाई 2024 के दिन बांग्लादेशी सरकार के मिले ऑर्डर पर स्कूल कॉलेजेस पर ताला लग गया। सड़कों पर भारी मिलिट्री कर्फ्यू देखने को मिला। मोबाइल इंटरनेट सर्विस को रोक दिया गया, लेकिन प्रोटेस्टर्स का गुस्सा शांत नहीं हुआ। बताया जा रहा है इन दंगों में अभी तक 150 लोग मारे गए हैं, जबकि हजारों जख्मी हालत में हैं। और इस सब के तार जुड़े हैं गवर्नमेंट के कोटा सिस्टम से, जिसके मुताबिक 30% सरकारी नौकरियां स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आरक्षित की गई हैं। लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए इतना आरक्षण क्यों? इसे जानने के लिए हम चलते हैं 1971 के दशक में, जब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। तब इसे ईस्ट यानी उत्तर पाकिस्तान पुकारा जाता था। जो आज पाकिस्तान अस्तित्व में है उसे वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। और वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के लिए हमदर्दी नहीं बल्कि उन पर जुल्म करता था। इन्हें अपने कंट्रोल में बनाए रखने के लिए नए नए पैतरे आजमाता था। और ये भेदभाव साफ तौर पर देखने को मिला नवंबर 1970 में, जब भोला साइक्लोन ने करीब 30,000 ईस्ट पाकिस्तानियों की जान ले ली। और जो बचे वो मरने की हालत तक पहुँच गए, क्योंकि इनका घर, रोजगार सब कुछ तहस नहस हो चुका था। कुछ समय बाद पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन की लहर दौड़ पड़ी और जीत हासिल हुई ईस्ट पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी अवामी लीग को। अब रूल्स के मुताबिक ईस्ट और वेस्ट में राज करने का हक अवामी लीग के हेड शेख मुजीबुर रहमान को था, लेकिन वेस्ट के लोगों ने इन्हें अपना सरबराह मानने से इनकार कर दिया। जिसके बाद मुजीबुर रहमान ने एक आंदोलन की शुरुआत की और वेस्ट पाकिस्तान की सेना ने इन लोगों की आवाज दबाने के लिए न सिर्फ जनता को मारा बल्कि मुजीबुर रहमान को भी सलाखों के पीछे डाल दिया। लोग तितर बितर हो गए और ईस्ट पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी ने भारत की तरफ कूच किया। और इसके बाद स्वतंत्रता की चिंगारी फूटी, जिसमें भारत के साथ मिलकर ईस्ट पाकिस्तान ने वेस्ट पाकिस्तान से आजादी हासिल की और यही ईस्ट पाकिस्तान बना बांग्लादेश। और इसके पहले जो प्रेसिडेंट थे वो थे शेख मुजीबुर रहमान। इन्होंने ही 1972 में आरक्षण की बात उठाई और फ्रीडम फाइटर और उनके परिवार को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का फैसला किया। और आरक्षण आज कोटा सिस्टम के नाम से जाना जाता है। पहले तो इसमें सिर्फ स्वतंत्रता सेनानियों की बात कही गई थी, लेकिन 1970 में इनके बच्चों को भी ये सुविधा दी गई और 2010 में इसे एक्सटेंड करके उनके बच्चों के लिए और ज्यादा बढ़ा दिया गया। यानी ये आरक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी कर दिया गया, जिससे स्टूडेंट्स में आक्रोश की भावना जाग गई और 2012-13 के बीच प्रदर्शन देखने को मिले। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि आखिर स्टूडेंट्स को इसमें क्या गलत लगा और क्या ये फैसला वाकई सही था भी या नहीं। जिस तरह भारत में सरकारी नौकरियों के लोग दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, ठीक उसी तरह बांग्लादेश में भी सरकारी नौकरी को लेकर एक अलग क्रेज देखने को मिलता है। और दिन रात की मेहनत के बाद सिर्फ कुछ ही लोग मेहनत करके ये सारा कुछ हासिल कर पाते हैं, जबकि बचे लोग खाली हाथ रह जाते हैं। और इसकी कहीं ना कहीं एक वजह आरक्षण है। जी हाँ, आरक्षण की परसेंटेज कम होने की वजह से भी कई लोग अपना भविष्य नहीं बना पाते। बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में जो आरक्षण फ्रीडम फाइटर्स को दिया गया है वो 30% है, जिसमें इनके परिवार, नाती नातिन, पोते पोतियां सब शामिल है। आप देख सकते हैं कि फ्रीडम फाइटर्स को कितना ज्यादा आरक्षण मिला हुआ है, इसलिए तनाव इतना ज्यादा फैल रहा है। सोचिए, जिस देश में सरकारी नौकरियों के पीछे लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों की नियुक्ति मेरिट के आधार पर कितनी कम हो रही है। इसलिए आज बांग्लादेश में स्टूडेंट दंगे फसाद पर उतर आए और इन लोगों की मांग है कि आरक्षण को खत्म किया जाए। भले ही फ्रीडम फाइटर्स ने देश को आजादी दिलाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सालों तक उनके बच्चों को आरक्षण मिले। यही मुद्दा 2013-14 में भी उठा और फिर 2018 में इसने तूल पकड़ ली। इसलिए उस वक्त की प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो कि मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, उन्होंने इस कोटा सिस्टम को खत्म कर दिया और मेरिट के आधार पर सिलेक्शन लेने की बात कही। और इस तरह 2018 में कोटा सिस्टम खत्म करने की बात कही। अब स्टूडेंट शांत हो गए, लेकिन विपक्ष गर्मा गया और 2021 में कोटा सिस्टम के हक में बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और इनकी लगातार सुनवाई होती रही। 3 सालों तक ये हियरिंग चलती रही और फिर आता साल 2024, जब 1 जुलाई को एक बड़ा फैसला हो जाता है। 1 जुलाई 2024 को बांग्लादेश के हाईकोर्ट ने कोटा सिस्टम को फिर से लाने की बात कही। अब जब कोटा सिस्टम का दौर शुरू करने का फैसला किया गया तो सीधी सी बात है, आरक्षण की व्यवस्था भी अपनाई जाएगी। इसी को आधार बनाकर फिर से विद्रोह प्रदर्शन शुरू हुआ। स्टूडेंट भारी संख्या में सड़कों पर उतर आए और नियंत्रण से बाहर होने लगे। इसी को देखते हुए फिर से एक बड़ा फैसला लिया गया और अब ये फैसला था सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करने का विचार किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अच्छे जानता था अगर कोटा सिस्टम प्रणाली वापस लागू हुई तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसलिए इसे दोबारा शुरू करने से
मना कर दिया। वहीं प्रदर्शन बढ़ता देखकर सरकार ने 17 जुलाई को स्कूल कॉलेजेस सब बंद करवा दिए ताकि मामले को थोड़ा ठंडा किया जा सके। वहीं प्रधानमंत्री शेख हसीना भी शांत दिखाई दे रही हैं, लेकिन हाल ही में उनके बयान ने स्टूडेंट्स के बीच में गुस्से को और बढ़ा दिया। शेख हसीना ने कहा कि आखिर क्यों प्रोटेस्टर्स को स्वतंत्रता सेनानियों से इतनी नफरत है? अगर स्वतंत्रता सेनानियों के पोते पोतियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तो क्या रजाकारों के बच्चों को यह लाभ दिया जाएगा? रजाकारों का नाम सुनकर विद्यार्थी भड़क गए, लेकिन क्यों? दरअसल ये जो रजाकारा हैं, इसे एक कलंक गाली की तरह देखा जाता है। दरअसल 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान के लोग वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठा रहे थे तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए एक फोर्स बनाई गई जिसका नाम था रजाकार फोर्स। इसमें बिहार से आए हुए लोग, जमात इस्लामी के सदस्य, ये सब शामिल थे। इन लोगों का काम था ईस्ट पाकिस्तान की आवाज दबाना, जिसके लिए इन्होंने करीब 3.5 लाख महिलाओं के साथ रेप किया, कई लाख लोगों को मौत की नींद सुला दिया और इस तरह ईस्ट पाकिस्तान को नियंत्रण में लाने की कोशिश की। धीरे धीरे इस फोर्स का आतंक देखकर इन्हें एक गाली की तरह माना जाने लगा। इसलिए जब शेख हसीना ने रजाकारों की बात कही तो स्टूडेंट्स को ये बात चुभ गई और खूब दंगा हुआ। बता दें कि ये दंगा आखिर थम क्यों नहीं रहा, तो इसके पीछे भी जमात इस्लामी है जो स्टूडेंट्स को आगे रखकर देश में दंगों की बात फैला रहे हैं ताकि देश को नुकसान और उसका पूरा बदला हो सके। बता देंगे पहले जमात इस्लामी न सिर्फ रजाकाराओं का हिस्सा हुआ करते थे बल्कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी, लेकिन इसकी जो रेडिकलिस्ट एक्टिविटीज थी उसके कारण इसे 2013 से चुनाव में भाग लेने से बाहर कर दिया गया। बांग्लादेश की अपोजिशन पार्टी जो इस वक्त की सरकार को नीचे झुकाने की पुरजोर कोशिश कर रही है और जमात इस्लामी को सपोर्ट कर रही है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चलने के बाद भी ये विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि यहाँ एक तीर से 2 निशाने लगाए जा रहे हैं जिसमें बांग्लादेश सुलग रहा है। इन्हीं सब लड़ाई झगड़ों को देखते हुए बांग्लादेश में रह रहे भारतीय छात्रों को वापस भारत बुला लिया गया है। जो वर्कर्स अभी भी वहां हैं उन्हें भी सुरक्षा देने की पूरी कोशिश की जा रही है। बता दें बांग्लादेशी कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए सिर्फ 7% आरक्षण रखा है, जबकि 93% नौकरियां एलिजिबिलिटी के आधार पर दी जाएंगी। हालांकि इन सब दंगों की वजह से यहाँ बेरोजगारी तेजी से फैल रही है, आर्थिक हालात बहुत ही खस्ता है और भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो बांग्लादेश को कंगाल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या स्वतंत्रता सेनानियों को दिया जाने वाला आरक्षण खत्म होना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। देखने के लिए शुक्रिया।